हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज की तारीख है 17 अक्टूबर 2023। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख लेते हैं। न्यूजीलैंड का नया पीएम किसे चुना गया है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, क्रिस्टोफर लंगसन। अब देखते हैं कि इनका संबंध किस पार्टी से है। तो इनका संबंध है नेशनल पार्टी से और ये न्यूजीलैंड के 38वें पीएम बन गए हैं। और ये किसके स्थान पे बने हैं? तो ये बने हैं क्रिप्स हिपकिंस के स्थान पर। और ये क्रिप्स हिपकिंस किसके स्थान पे बने थे? तो ये बने थे जेसिका अर्डन के स्थान पर। और यह जो है न्यूजीलैंड की पहली महिला पीएम थी। ठीक है, अब देखते हैं कि न्यूजीलैंड की राजधानी का क्या नाम है। तो इसकी राजधानी का नाम है वेलिंगटन। और जो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड है, इसके बीच में कौन सी जल संधि है? तो इसके बीच में जल संधि है कुक जल संधि। और न्यूजीलैंड को माना जाता है कि यह जीलैंडिया महाद्वीप का एक भाग है। और यह जीलैंडिया महाद्वीप यह 8वां महाद्वीप होने वाला है। ठीक है, तो याद रखना जीलैंडिया महाद्वीप का ही भाग क्या है? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड के वर्तमान पीएम कौन है? तो ये हैं क्रिस्टोफर लंगसन। और न्यूजीलैंड की स्थिति कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? तो एंथनी अल्बनीज है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे डाउन्स कहा जाता है। अब देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हैं किस देश की, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे लूला डी सिल्वा कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? तो ये हैं ब्राज़ील के। जॉर्जिया मेलोनी कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं? तो ये इटली की हैं। हुन मानेट ये कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? तो ये कंबोडिया के हैं। और जस्टिन ट्रूडो ये कहाँ के पीएम हैं? तो यह राष्ट्रपति हैं कहाँ के? कनाडा के। तो इस प्रकार से याद रखना। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है सेकंड, हाल ही में 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। कौन कौन से खेल हैं अभी इसके बारे में आपको बता देंगे। पहले देखते हैं कि ओलंपिक का 32वां क्रम इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? 2019 में इसका आयोजन हुआ था टोक्यो में। और 33वें क्रम का 2024 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था होगा? तो इसका आयोजन होगा पेरिस में। और 34वें क्रम का जो 2028 में ओलंपिक होगा इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में। अब देखते हैं कि अभी जो है 2028 के लॉस एंजल्स में किस किस खेलों को शामिल किया गया है। तो यह है क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी खेलों को 2028 के ओलंपिक खेल में शामिल किया जाएगा। ये कहाँ पे इसका फैसला लिया गया? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 141वीं बैठक कहाँ पे हो रही है? तो यह मुंबई में हो रही है। ठीक है, और कहाँ पे? जियो वर्ल्ड सेंटर पे जो है इसकी बैठक हो रही है। और यहाँ पे जो है 5 खेलों को सम्मिलित करने की बात कही गई है, जो कि 34वें क्रम के 2028 ओलंपिक में इसका आयोजन होगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं क्रिकेट के महत्वपूर्ण बारे में कि जो है क्रिकेट को पहली बार कब ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1900 में। ठीक है, 1900 में जो ओलंपिक पेरिस में जिसका आयोजन किया गया था। ओलंपिक 1900 में कहाँ आयोजन किया गया था? पेरिस में। तो इसमें जो है ओलंपिक को शामिल किया गया था। और किस फॉर्मेट में शामिल किया गया था? तो यह टेस्ट के फॉर्मेट में शामिल किया गया था 1900 में, जो पेरिस में ओलंपिक खेला गया था। इसमें जो है 2 ही टीमों ने भाग लिया था। एक लिया था इंग्लैंड ने और फ्रांस ने। तो इसमें इंग्लैंड जो है जीत गया था और फ्रांस हार गया था। अब इसके बाद जो है फैसला लिया गया कि 2028 में फिर से एक बार क्रिकेट को शामिल किया जाएगा, लेकिन किस फॉर्मेट में? तो यह जो है T20 फॉर्मेट में शामिल किया जाएगा। इसमें मेल और फीमेल दोनों टीमें होंगी और दोनों टीमों में सिर्फ 6 टीमें ही खेलेंगी। ठीक है, अब देखते हैं कि फर्स्ट ओलंपिक कहाँ पे हुआ था। तो फर्स्ट ओलंपिक कब खेला गया था और कहाँ हुआ था? तो 1896 में कहाँ पे हुआ था? एथेंस ग्रीस में। ठीक है, याद रखना। और IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। IOC की स्थापना 23 जून 1894 को हुआ था। और IOC का मुख्यालय कहाँ पे? तो लुसाने जो स्विट्जरलैंड में। उसके वर्तमान हेड कौन है? थॉमस बॉग इसके वर्तमान हेड है। और 23 जून को हम क्या मनाते हैं? ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था और इसमें भारत का रैंक क्या है वर्तमान में।
तो कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन पहली बार कहाँ पे हुआ था? तो यह हुआ था 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। और 22वें क्रम का कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में। और इसके बाद इसमें भारत की रैंक थी 4वें स्थान पे भारत था। और इसके बाद भारत ने इसमें टोटल 61 पदक जीते थे और ऑस्ट्रेलिया का रैंक था इसमें पहला। ठीक है, अब देखते हैं कि आसियान गेम्स का पहली बार आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था दिल्ली में और इसमें भारत ने कुल 51 पदक जीता था। और 19वें क्रम के जो आयोजन हुआ था अभी हांगजो चीन में, उसमें भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने जीते हैं 160 पदक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। हाल ही में क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा IIT BHU ने। क्वांटम समर्थित जो है हरित हाइड्रोजन उत्पादन समर्थित, इसका विकास किसने किया है? तो इसका विकास किया है IIT BHU ने। और हाइड्रोजन उत्पादन समर्थित, इसका मतलब होता है कि क्लीन एनर्जी, पर्यावरण के संबंध में स्वच्छ ईंधन का उत्पादन करना, यानी कि भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को कहा जाता है। अब हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं कि हाइड्रोजन का उपनाम क्या है। तो हाइड्रोजन का उपमान है आवारा तत्व। और परमाणु क्रमांक इसका क्या है? तो इसका परमाणु क्रमांक है 1। और हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी? तो इनका नाम है कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने? 3 समस्थानिक होते हैं। उनके नाम है प्रोटियम, पहला प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्रिटियम। ठीक है, याद रखना। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। और इसकी खोज किसने करी थी? कैवेंडिश ने। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सूर्य की ऊर्जा का नाभिकीय संलयन ही स्रोत है जिससे कि वह ऊर्जा को लगातार उत्सर्जित करता रहता है। और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? 2070 तक। और COP 27 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था मिस्र के जगह पे नाम है शर्म अल शेख। और COP 28 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो इसका आयोजन होगा UAE। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। अब देखते हैं कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023, इसका तीसरा क्रम, दूसरा क्रम और पहला क्रम, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा क्रम, सभी क्रम का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका सभी क्रम का आयोजन हुआ है मुंबई में, याद रखना। अब देखते हैं कि देश का सबसे बड़ा सामुद्रिक कार्यक्रम यहाँ है। इसमें जो है इसका उद्देश्य क्या है? इसमें उद्देश्य ये है कि जो है बंदरगाह को, नए बंदरगाह को बनाना, उनकी रक्षा करना, उनकी देखभाल करना और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना कि जिससे कि बाहरी आक्रमण ना हो सके। और तीसरा क्या है? नवाचार को बढ़ावा देना, यानी कि सामान को आयात निर्यात करना। इसलिए जो है इस बार ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया का शिखर सम्मेलन का जो तीसरा सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? मुंबई में, याद रखना। और इस समय जो हमारे शिपिंग मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, तो बंदरगाह मंत्री कौन है? तो यह है सर्बानंद सोनोवाल, याद रखना। अब देखते हैं कि भारत में कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन जो हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि काफी सम्मेलन क्रम कौन सा है? इस बार 5वां क्रम जो काफी सम्मेलन का था, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। और यह पहली बार भारत में काफी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और 1 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? तो 1 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व काफी दिवस। और मसाला सम्मेलन जो कि 14वें क्रम का था, इसका भी आयोजन जो है पहली बार भारत में कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है मुंबई में। सॉरी, यह भारत में कंटिन्यूस ही होता है, तो क्रम इसका है 14वां और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो मुंबई में। और इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? बांध पर सुरक्षा संबंधी सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है जयपुर राजस्थान में। चौथा पॉइंट है P20 सम्मेलन, ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो यशोभूमि दिल्ली में। ठीक है, और 5वां क्या है? G20 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो भारत मंडपम जो नई दिल्ली में है, यहाँ पर जो है G20 का आयोजन हुआ था। स्टूडेंट याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5वां है, हाल ही में बिझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल में। व्याख्या देखते हैं, बिझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, इसका प्रारंभ कहाँ किया गया? केरल में। और यह पहला जहाज है,
ठीक है। इस पर पहला जहाज आने वाला किस देश का है और उसका नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा पहला जहाज यहाँ पे आया था चीन का। और इस जहाज का नाम क्या है? तो इस जहाज का नाम है झेनहुआ 15। ठीक है, इस जहाज का क्या नाम है? झेनहुआ 15, बुझा हुआ चीना, ये चिम झुंग झुंग करके जो है अपना 5वां जहाज, मतलब इसका चीन का पहला जहाज इस पे आया है जिसका नाम है झेनहुआ 15। अब देखते हैं कि इस बंदरगाह का निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण केरल में राज्य सरकार ने किया है और अडानी लिमिटेड ने किया है। राज्य सरकार का योगदान 70% है और अडानी लिमिटेड का योगदान कितना है? 30% है। सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल में। दूसरा पॉइंट है लोथल पोर्ट, यह किस राज्य में बन रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। तीसरा पॉइंट है एमवी एम्प्रेस क्रूज, यह कहाँ किस देश में भी गया है? चेन्नई से तो यह जहाज गया है श्रीलंका में। यह एक क्रूज है एमवी एम्प्रेस, यह चेन्नई से श्रीलंका गया है। चौथा पॉइंट है INS विक्रांत, 2 सितंबर इसको लॉन्च किया गया, 2 सितंबर 2022 को। और कहाँ से लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है कोच्चि केरल से। पांचवा पॉइंट है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, ये किसके बीच होता है? तो यह होता है भारत और चीन के बीच। और चौथा पॉइंट पंचशील समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 1954 में। किसके बीच? इंडिया और चाइना के बीच। ठीक है, अब देख लेते हैं कि 2 महीने प्रोजेक्ट लिख रखा है। पहला 3 प्रोजेक्ट हैं OBOR यानी 1 बेल्ट 1 रोड, यह किसकी परियोजना है? तो यह चीन की परियोजना है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि मोतियों की माला, इसका मतलब ये हो गया कि भारत को घेरना। ठीक है, जैसे कि म्यांमार, इधर श्रीलंका, फिर मालदीव, फिर इधर पाकिस्तान, ईरान, ऐसे करके भारत को घेरने की रणनीति किसकी है? तो चीन की है। और इस प्रोजेक्ट का नाम है मोतियों की माला, जिसके हिसाब से भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, और तीसरा क्या है? BRI यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इसने अभी हाल ही में बांग्लादेश में एक रेल लिंक का उद्घाटन किया है जिसका क्या नाम है? पद्मा रेल लिंक। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, यह भी चीन की ही कंपनी है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा USA में। अब देखते हैं कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी से संबंधित भारत में एक मूर्ति है और यह जो है स्टैचू किसकी है? तो यह इंडिया में हैदराबाद में है और संत रामानुजाचार्य जी की यह मूर्ति है। इस संत रामानुजाचार्य जी की मूर्ति को क्या बोलते हैं? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। लेकिन स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जो है USA में एक प्रांत है मैरीलैंड, यहाँ पे जो है BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा बनाई गई है जो कितनी ऊंची है? तो यह 19 फीट ऊंची है। और इसके वास्तुकार कौन है? तो राम सुतार, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं BR अम्बेडकर जी के बारे में। भारत में भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति कहाँ पे है? तो यह लातूर में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? स्टैचू ऑफ नॉलेज। यहाँ BR अम्बेडकर जी की मूर्ति है। भारत के पहले कानून मंत्री BR अम्बेडकर जी हैं। मूक नायक पत्रिका, यह भी BR अम्बेडकर जी की है। जातियों का अंत जो पुस्तक है, यह भी BR अम्बेडकर जी की पुस्तक का नाम है। इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपना लिया था। इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। ये एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1932 में पूना पैक्ट जो किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। और किस जेल में? यरवदा जेल में, जो कि पुणे में है। इसमें इन दोनों के बीच बातचीत हुई थी। ठीक है, अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। BR अम्बेडकर जी ने इसे क्या कहा है? तो इसे कहा है संविधान की आत्मा। ठीक है, और इन्हें जो है BR अम्बेडकर जी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो यह मिला था 1990 में। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में, याद रखना। अब कुछ महत्वपूर्ण मूर्ति जैसे कि विश्वास स्वरूपम, यह कहाँ पे है? तो यह राजस्थान में है। और राजस्थान के किस जिले में? तो यह नाथद्वारा जिले में है। और किसकी मूर्ति है विश्वास स्वरूपम? तो यह है महादेव की। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यह किसका है? तो यह स्थित है कैंपगोड़ा एयरपोर्ट पे। और कहाँ? बेंगलुरु में। तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। स्टैचू ऑफ वननेस, यह किसकी प्रतिमा है? तो यह प्रतिमा है आदि शंकराचार्य जी की। और कहाँ पे स्थापित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 7वां, विश्व खाद्य दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 अक्टूबर को। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ल्ड फूड डे
2023 यह कब मनाया गया? तो यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की इस दिन स्थापना होती है 16 अक्टूबर को, इसलिए जो है फूड डे मनाया जाता है। ठीक है। और FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोम। और रोम किस नदी के किनारे है? तो यह टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इस बार जो है वर्ल्ड फूड डे का थीम क्या है? तो वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड। ठीक है। और नो वन लिव बिहाइंड, मतलब कोई भी पानी और भोजन के बिना भूखा ना रहे। ठीक है। यह इसकी इस बार थीम है। विश्व पर्यावरण 2023 कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम इस बार क्या है? सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन इस बार पर्यावरण की थीम है। और विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 जून को। और इसका इस बार थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि G20 2023 की थीम क्या है? तो इसका थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसकी थीम है। और हिंदी में इसका थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, यह थीम है। और नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने LIFE यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के तहत कौन सी परियोजना प्रारंभ की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बी और सी परियोजनाएं शुरू करी। हम देख लेते हैं LIFE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यह इसकी अंग्रेजी थीम होती है। और हिंदी में मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पर्यावरण के लिए जीवन शैली। और यह किस मंत्रालय के तहत कार्य करेगा? तो यह कार्य करेगा पर्यावरण मंत्रालय के तहत यह कार्य करेगा। और इस समय हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? तो डॉक्टर भूपेंद्र पर्यावरण मंत्री हैं। और इस मंत्रालय के तहत पर्यावरण मंत्रालय के तहत 2 परियोजना शुरू करी गई हैं, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और दूसरा इको मार्क योजना। ठीक है। अब देखते हैं कि इन दोनों का कार्य क्या है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का कार्य है कि पर्यावरण हेतु स्वैच्छिक कार्य जैसे कि जल वन संरक्षण, जल और वनों की संरक्षण करना। और इको मार्क योजना का क्या कार्य है? तो यह उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका कार्य है उत्पादन, डिजाइन, प्रक्रिया और पर्यावरण अनुकूल जो है उत्पादन करना। ठीक है, जिससे कि पर्यावरण को हानि ना पहुंचे। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजना जो शुरू किया गया है 2023 में। PM परिणाम योजना किससे संबंधित है? तो यह भूमि प्रदूषण को रोकना। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनों की संरक्षण करना। ठीक है। और यूरिया गोल्ड यह कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो यह सीकर राजस्थान से लॉन्च PM मोदी ने किया था। और यूरिया गोल्ड क्यों लॉन्च किया गया? तो सल्फर की कमी को दूर करना, मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करना, इसके लिए यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया है। और PM विश्वकर्मा यह कब शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया था मोदी जी के बर्थडे पर 17 सितंबर को। और PM विश्वकर्मा के तहत बुनकरों और शिल्पकारों को मदद मिलेगा। और 5वां पॉइंट है अमृत वृक्ष आंदोलन यह कहाँ शुरू किया गया? तो यह असम में शुरू किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, हाल ही में इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए। व्याख्या देख लेते हैं। स्पेस ऑन व्हील्स यह किसने प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसरो और विज्ञान भारती ने यह प्रोग्राम शुरू किया है। वो कहाँ पे शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया है। और क्यों शुरू किया गया है? इसमें स्टूडेंट को स्पेस, रॉकेट, उपग्रह के बारे में जानकारी देना, यानी कि उनके बसों पर अदर किसी चीज़ का चिन्ह नहीं होगा, स्पेस का मतलब मार्क बना होगा, रॉकेट बना होगा, उपग्रह बना होगा, जिससे कि उनके पास हमेशा वातावरण किस प्रकार का रहे, स्पेस ऑन व्हील्स से संबंधित उनके पास जानकारी हमेशा कलेक्ट होती रहे। तो इसके लिए शुरू किया गया है कौन सा प्रोग्राम? स्पेस ऑन व्हील्स, जो कि इसरो और विज्ञान भारती ने शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और इसरो ने अभी हाल ही में कौन सा प्रोग्राम शुरू किया? युविका कार्यक्रम इसरो ने शुरू किया है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को। और इसके वर्तमान हेड कौन है? तो इसके वर्तमान हेड हैं सोमनाथ। अब देखते हैं कि 2023 स्पेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि PSLV C-54 के द्वारा किस देश का रॉकेट लॉन्च किया गया? तो भूटान का। इसका नाम है INS-2B। यह एक रॉकेट है जो इस सैटेलाइट से लॉन्च किया गया है। PSLV C-54
55 के द्वारा कौन से देश का रॉकेट लॉन्च किया गया, तो सिंगापुर का उपग्रह लॉन्च किया गया है। और PSLV C56 के द्वारा किस देश का उपग्रह लॉन्च किया गया, तो यह लॉन्च किया गया DSSAR, यह भी एक सिंगापुर का उपग्रह है, इसे लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट है कि PSLV C57, इसके द्वारा आदित्य L1 मिशन जो सूर्य के लिए भेजा गया, इसको लॉन्च किया गया। और कब, 2 सितंबर को, जो कहाँ पे स्थापित होगा, लैंग्रेज पॉइंट 1 पर। और यह पृथ्वी से यह पॉइंट कितनी दूरी है, 15 लाख किलोमीटर यह दूरी है, ठीक है, जहाँ पे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाते हैं, वहाँ पे जाके आदित्य L1 स्थापित हो जाएगा। और GSLV F12 यह क्या है, तो यह इससे जो है NVS-01 लॉन्च किया गया। यह जो है NVS-01 क्या है, नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह, याद रखना यह सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है। और LVM-3 M4 से क्या लॉन्च किया गया, तो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, 23 अगस्त को जाके चंद्रमा के साउथ पोल पे स्थापित हुआ। इस दिन हम जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। अब देखते हैं लास्ट है इसका SSLV-D2, इससे जो है आज़ादी से 2 लॉन्च किया गया। और दूसरा क्या लॉन्च किया गया, EOS-07 लॉन्च किया गया है। आज का आखिरी प्रश्न है स्टूडेंट, हाल ही में दिवंगत हुए MS गिल कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त। अब देख लेते हैं इनके बारे में। मनोहर सिंह गिल यह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे और इनका कार्यकाल कब तक था, तो ये 1996 से 2001 के बीच में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। इन्हें जो है हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं कि जो है 3 ऑप्शन और हैं, जैसे कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य सूचना आयुक्त और मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, तो मैंने इसको लिख रखा, आप बस देखते रहिए। मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यह है, क्लियर कर दे रहा हूँ, ये हैं DY चंद्रचूड़, जो कि भारत के 50वें मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य न्यायाधीश हैं। और इसके बाद तीसरा है कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो ये हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। और मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, तो यह है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। अब देख लेते हैं कि सुकुमार सेन यह मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो यह सुकुमार थे। और भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो यह थी रमा देवी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो यह राजीव कुमार है। और इसके बाद राजीव कुमार है, लेकिन राजीव गाबा क्या है वर्तमान में, तो यह कैबिनेट सचिव हैं, इनका सबसे लंबा कार्यकाल हो गया है। और महान्यायवादी वर्तमान में कौन है, तो R वेंकटरमणी जी हैं। और प्रवीण सूद क्या है वर्तमान में, तो यह CBI के हेड हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू क्या हैं, तो यह हैं CAG, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर इसका आप सभी को PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और PDF डाउनलोड कर लेना। कल फिर मिलते हैं, आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद जय भारत।